सो अब बात करते हैं एनीमिया एंड प्रेगनेंसी के नोट्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर एंड कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनीमिया को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स यार। यहाँ पे जो एनीमिया होता है प्रेगनेंसी के अंदर हम उसको बता सकते हैं दो प्रकार के, एक होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया और एक होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो ये क्यों होता है भाई? इट इज़ ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। एंड यहाँ पे कभी भी जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 11 ग्राम परसेंट से कम नहीं होता। ठीक है, एंड पैथोलॉजिकल जो होता है इट इज़ ड्यू टू आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी यार। एंड यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो लेस देन 11 ग्राम परसेंट होता है। ठीक है, WHO के डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है डेफिनेशन के बारे में। सो डेफिनेशन में यहाँ पे WHO के डेफिनेशन की बात करें, सो WHO क्या बोलती है यार, ये 3 प्रकार से एनीमिया को मतलब डिस्क्राइब करती है। एक एनीमिया बोलती है, एनीमिया कब बोलेंगे? जब हमारे पास हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो है 11 ग्राम परसेंट से कम हो जाएगा वुमेन के अंदर, तो एनीमिया बोलेंगे। सीवियर एनीमिया कब बोलेंगे? जब वुमेन के अंदर ये हीमोग्लोबिन का लेवल 7 ग्राम परसेंट से कम हो जाएगा। वेरी सीवियर एनीमिया कब बोलेंगे? जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन फीमेल के अंदर 4 ग्राम परसेंट से कम हो जाएगा। ठीक है, कजेस की बात करें यार, तो कजेस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? पहला तो है डाइटरी इनटेक ठीक से नहीं लिया हो, तो डाइटरी लैक की वजह से भी यहाँ पे एनीमिया देखने को मिल सकता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं डाइटरी लैक क्यों है? बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डाइट। बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डाइट मतलब ऐसा खाना जो कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है, बट इसमें जैसे ज़्यादातर जो गांव में खाते हैं लोग चावल दाल खा के ख़त्म, ठीक है ना, उसमें आयरन नहीं है यार। सो इंक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट, सो उसकी वजह से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मतलब आयरन कमी हो सकती है। या फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है यार ना, या फिर ऐसा काई जो कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट खा रहा हो, उनमें ज़्यादा कॉमन है ये। तो ये हो गया डाइटरी लैक की वजह से। और क्यों हो सकता है एनीमिया? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन की बात करें सो कहाँ पे होता है? पार्शियल एंड टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर ना। कुछ डिसीजेस जिसमें इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है, लाइक स्प्रू हो गए, लाइक स्टेटोरिया की बात कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे डायरिया की बात कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो आयरन की कमी हो जाती है यार। कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे डिमांड बॉडी का बढ़ जाता है ना, लाइक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यू टू प्रेगनेंसी यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है ना। लैक्टेशन डिमांड बढ़ जाता है, एंड लैक्टेशन के समय अगर आपने डिमांड बढ़ गया और आपने उतना नहीं लिया जितना चाहिए था तो दिक्कतें हो सकती है, तो एनीमिया देखने को मिलता है। इन केसेस ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस यार ना, क्रोनिक ब्लड लॉस होती है कुछ डिसीजेस के अंदर, लाइक यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट जब जीआईटी में ब्लीडिंग हो रही हो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हुकवर्म इन्फेक्शन है, एग्जांपल के तौर पे हुकवर्म इन्फेक्शन के कॉज है ना, यहाँ पे जीआईटी के अंदर ब्लीडिंग हो, सो इसमें एनीमिया देखने को मिल सकता है। या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो गया तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है, एनीमिया देखने को मिल सकता है। जेनाइटल ट्रैक्ट से अगर लॉस हो रहा है तो जेनाइटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग है ना। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लीडिंग यार है ना, क्रोनिक मलेरिया के केसेस में। ओके,
तो ये हमने बात की अबाउट दी कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, जो कि देखने को मिल सकता है डाइटरी लैक की वजह से, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन की वजह से, इंक्रीज डिमांड की वजह से, क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से, है ना। एंड अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब बोलेंगे भाई, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब बोलेंगे, है ना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, आयरन की कमी हो जाना है ना, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कैसे होता है, माइक्रोसाइटिक, है ना, आरबीसी छोटे हो जाएंगे, हाइपोक्रोमिक डब्ल्यूबीसी मतलब जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया देखने को मिलता है ये। एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या क्या करा सकते हैं यार, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे जब हम एमसीवी कराएंगे मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो वो लेस देन 75 फेम्टोलीटर देखने को मिलेगा, है ना। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो लेस देन 30% देखने को मिलता है। एंड अगर हम सीरम आयरन कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 30 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा। सीरम फेरेटिन की बात करें तो ये कम हो जाता है यार, है ना। अगर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करें तो टीआईबीसी बढ़ जाता है ना। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। इरिथ्रोपोइटिन की बात करें तो वो भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बढ़ जाता है। सो ये हमने बात की अबाउट द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस यार, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा अपने को, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है यार, यहाँ पे वीकनेस, है ना, महिला को यहाँ पे कमजोरी महसूस होगी यार, वीकनेस, फटीग देखने को मिल सकता है, पाल्पिटेशन, खुद की धड़कनें सुनाई दे सकती है ना। और क्या भाई, यहाँ पे ब्रीथलेसनेस, कभी कभी बेचैनी सी महसूस होगी, ब्रेथलेसनेस, स्टोमैटाइटिस देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी टंग देखने को मिल सकता है, ग्लोसाइटिस देखने को मिल सकता है यार, फेरेंजियल वैप्स देखने को मिल सकते हैं, पाइका सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। पाइका मतलब एक ऐसा सिंड्रोम यार, यहाँ पे जैसे नॉन फूड सब्सटेंस को खाने की आदत लग जाती है, लाइक पेपर, चॉक, है ना, पेंट, ऐसे टाइप का चीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे नील्स कैसे हो जाएंगे, स्पून शेप हो जाते हैं यार। सो स्पून नील्स देखने को मिल सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोइलो नाइकिया। तो ये हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन यार, कॉजेस। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप किसी का 7 ग्राम% है तो क्या करेंगे हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हम पूरे के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैनेजमेंट हम ओरल आयरन थेरेपी देते हैं यार, ओरल आयरन थेरेपी की बात करें इसमें आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं यार, है ना। आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स के 2 यूजेस हैं, एक हमारे पास है थेरापेटिक यूज़, एक है प्रोफाइलेक्टिक यूज़। थेरापेटिक यूज़ एंड प्रोफाइलेक्टिक यूज़। थेरापेटिक में 2 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स पर डे, ठीक है। कब तक, जब तक हमारे पास हीमोग्लोबिन कितना ना हो जाए, टिल हीमोग्लोबिन 11 ना हो जाए, है ना। फिर क्या करेंगे, एक देंगे, एक आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देंगे पर डे, ठीक है। एंड प्रोफाइलेक्टिक कब देते हैं भाई, कि जिसमें हमको लगे कि यार इसमें हमेशा एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, उनमें हम क्या देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं। तो कितना देते हैं, 1 आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं पर डे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो कितना होता है यार, इट इज़ अराउंड 0.7 ग्राम पर डे पर डेसीलीटर पर वीक, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन में ये हमारे पास हमने बात की अबाउट ओरल आयरन थेरेपी की,
ठीक है। ओरल आयरन थेरेपी का हम इंडिकेशन की बात करें तो ओरल आयरन थेरेपी कब देते हैं भाई, 180 डेज बिफोर डिलीवरी प्लस 180 डेज आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। एंड यहाँ पे जो आयरन फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं वो कितना देते हैं भाई, आयरन कितना होगा इसमें 60 मिलीग्राम। आयरन फोलिक एसिड टैबलेट में आयरन कितना होता है 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन प्लस फोलिक एसिड कितना होता है भाई 500 माइक्रोग्राम। ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट ओरल आयरन थेरेपी की। ठीक है। नाउ इसके बाद हमारे पास पेरेंटल आयरन थेरेपी की बात करते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास है पेरेंटल आयरन थेरेपी। ये जो पेरेंटल आयरन थेरेपी है यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई ना, इंडिकेशंस क्या है, पेरेंटल मतलब समझना आईवी या फिर आईएम हम क्या दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं यार। तो पेरेंटल आयरन थेरेपी की इंडिकेशंस क्या क्या है, कब देना है हमको पेरेंटल आयरन थेरेपी की बात करें तो जब हमारे पास पेशेंट ऐसा है जो कि ओरल नहीं ले पा रहा है, सो नॉन कंप्लायंट पेशेंट यार जो कि नहीं लेना चाहता ओरल, सो नॉन कंप्लायंट पेशेंट में, या फिर जो टोलरेट नहीं कर पा रहा है ओरल थेरेपी को, सो नॉन टोलरेंट पेशेंट के अंदर हम क्या देते हैं है ना, पेरेंटल आयरन थेरेपी देते हैं। ऐसा लोग जिनमें सीवियर एनीमिया हो, जिनमें हमारे पास ओरली ट्रीट करना उतना आसान नहीं है, और अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर यहाँ पे अगर सीवियर एनीमिया हो गया तो बढ़ते हुए बच्चे को तो नुकसान हो सकता है यार। सो यहाँ पे हम सीवियर एनीमिया के केसेस में क्या करते हैं, पेरेंटल आयरन थेरेपी देते हैं, सीवियर एनीमिया इन अर्ली ट्राइमेस्टर। सो यहाँ पे किस किस फॉर्म में देते हैं, फॉर्म्स की बात करें, इंडिकेशन की बात हमने कर ली, अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो किन फॉर्म्स में यहाँ पे हम आयरन देते हैं। फॉर्म से हम बात करें तो आयरन डेक्स्ट्रान, आयरन डेक्स्ट्रान को देते हैं क्या, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। हम यहाँ पे फेरस सुक्रोज देते हैं यार, फेरस सुक्रोज कह देते हैं, आईवी देते हैं। यहाँ पे हम फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस दे सकते हैं, कैसा, आईवी। आयरन आइसो माल्टोसाइड दे सकते हैं, आयरन आइसो माल्टोसाइड 1000 जिसको हम आईवी देते हैं। ठीक है। सो ये हमने बात की बट पेरेंटल आयरन के फॉर्म्स की। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, आयरन सुक्रोज वाला यार। ओके। इसको सिंपल सी बात है, पानी में डिजोल्व करते हैं, नॉर्मल साइड में डाल देते हैं यार। एंड सुक्रोज का मोस्ट कॉमन फॉर्म। और ऑल्सो मोस्ट बेस्ट फॉर्म क्या है, मोस्ट कॉमन तो अलग चीज़ है, बस बेस्ट फॉर्म क्या है, बिकॉज ये महंगा होता है बेस्ट फॉर्म यार, इसीलिए इसको ज़्यादा लोग नहीं ले पाते। सो फेरिक कार्बोक्सी माल्टेज जो है ना वो कॉमन मतलब बेस्ट फॉर्म है, बट ये एक्सपेंसिव होता है, खर्ची ज़्यादा होता है, इसलिए ले नहीं पाते लोग। तो हम देते कैसे हैं भाई, 1 ml प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 ml फेरस सल्फेट की अगर हम बात करें तो 1 ml फेरस सल्फेट में कितना होगा, 20 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 5 ml लेते हैं, 5 ml फेरस सल्फेट में कितना होगा 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन। तो इसको 100 मिलीग्राम को हम क्या करते हैं डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन। ठीक है। इनिशियल डोज जो होता है, इनिशियल डोज कितना होता है 10 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट, है ना। ये हमारे पास लगभग 30 मिनट तक चलाते हैं यार, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ना। डोज कैलकुलेशन की बात करें, कितना डोज चाहिए भाई, किसी को एनीमिया की कमी है तो कितना डोज देंगे। डोज कैलकुलेशन की बात करें तो डोज कैलकुलेशन में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट 2.4 इंटू वेट इन केजी, है ना, इंटू हीमोग्लोबिन
डेफिसिट इन ग्राम परसेंट प्लस 500 मिलीग्राम, ये हमारे पास आयरन जो स्टोर है उसको रिप्लेनिश करता है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट हीमोग्लोबिन की बात करें तो टारगेट हीमोग्लोबिन कितना होता है भाई, हमारे पास 11 ग्राम परसेंट से नीचे तो होने नहीं देना है। और किसी को डेफिसिट, जो यहाँ पे हमने लिख रहे हैं ना डेफिसिट हीमोग्लोबिन, ये डेफिसिट हीमोग्लोबिन क्या है, डेफिसिट हीमोग्लोबिन क्या है भाई, ये 11 ग्राम परसेंट है माइनस पेशेंट हीमोग्लोबिन जो कि ग्राम परसेंट में होता है, तो ये होता है डेफिसिट हीमोग्लोबिन, और इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट सेकेंड वे ऑफ वहाँ पे आयरन रिप्लेनिशमेंट, दैट इज पेरेंटल आयरन थेरेपी। तीसरा क्या है भाई, पेरेंटल तो IMIV की बात कर ली, तीसरा है हमारे पास हम बात कर सकते हैं अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की यार। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हम बात करेंगे ज़रूरत क्या पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत कब पड़ती है यार, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत कब पड़ सकती है, यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन जो है बहुत कम हो गया है यार ना, हीमोग्लोबिन क्या हो गया, बहुत कम हो गया। कम कितना से कम भाई, है ना, अगर हीमोग्लोबिन इफ इट इज़ लेस देन 5 ग्राम परसेंट, सीवियर एनीमिया में देखा 4 से कम हो गया, लेकिन 5 से कम हो गया, हम क्या लगाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। सीवियर एनीमिया अगर हो गया जो कि 4 से कम होता है ना, सीवियर एनीमिया इन अर्ली ट्राइमेस्टर, सो हम नहीं लगाएंगे भाई पैरेंटल और ओरल की बात नहीं करें, सीधा ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में दिक्कत हो सकता है। ऑल्सो ऐसा एनीमिया जो कि हार्ट फेलियर कस कर सकता है, एनीमिया कजिंग हार्ट फेलियर, उसमें हम क्या लगा सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं भाई। या फिर मतलब मदर को एक्यूट हेमरेज हो गया हो, अचानक से कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसमें क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, ब्लड चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो यहाँ पे हम बात करते हैं एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं वन पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूज़न। किसको बोलते हैं यार, वन पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूज़न का मतलब ये है कि हम इतना ट्रांसफ्यूज़न करें ब्लड कि 1 ग्राम परसेंट से बढ़ जाए। सपोज करो 5 था, किसी का 6 हुआ, तो उसके लिए कितना ट्रांसफ्यूज़न करना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, वन पैक्ड ट्रांसफ्यूज़न। सो इंक्रीज इन 1 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज वन पैक्ड ट्रांसफ्यूज़न। ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं भाई हमारे पास एनीमिया इन प्रेगनेंसी में, है ना, माँ को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर एक वुमेन को अगर यहाँ पे एनीमिया हो गया, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, एंड ड्यूरिंग लेबर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है मदर को। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे एनीमिया की वजह से प्री एक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है यार, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें, प्रोटीन्यूरिया, हार्ट फेलियर हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ को एनीमिया हो गया तो प्री टर्म लेबर हो सकता है यार, समय से पहले बच्चा पैदा करने की कोशिश, प्रसव हो जाएगा, एबॉर्शन भी हो सकता है। यहाँ पे माँ को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के समय। लेबर की बात करें तो वहाँ पे यूट्राइन इनर्शिया देखने को मिलता है, ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता यार यूट्रस, कॉन्ट्रैक्ट करने में रेसिस्ट करता है। पोस्टपार्टम हैमरेज देखने को मिल सकता है यार, कार्डियक फेलियर हो सकता है माँ को, बिकॉज ब्लड नहीं है ना माँ के अंदर, समझना। शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक मोस्ट कॉमन टाइप होता है यहाँ पे, है ना। तो ये हमने बात की अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर यार। हमने मैनेजमेंट की बात की, एनीमिया को कैसे मैनेज करते हैं, ओरल आयरन थेरेपी से, पैरेंटल आयरन थेरेपी से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, है ना, क्या क्या इंडिकेशंस थे उनकी ये हमने बताया ना। उसके बाद उससे पहले हमने बताया क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया है इन प्रेगनेंसी। लैब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराते हैं, एंड कॉजेज ऑफ एनीमिया क्या क्या हो सकता है, डाइटरी लैक, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, डिमांड बढ़ने की वजह से, क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से। डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, वो हमने देखा है, 2 मेन टाइप होता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एनीमिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एनीमिया इन प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर।